नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईपी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है ये वीडियो, और 9th क्लास के बच्चों के लिए जो आपका चैप्टर 5 है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 5 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कुछ 1 से 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि परीक्षाओं का समय चल ही रहा है तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए देखें, और पूरी वीडियो में केवल 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आप 1 से 2 बार रिपीट करते हैं, अगर आपको याद करने में दिक्कत जाती है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें, आपको निश्चित ही क्वेश्चंस के आंसर भी लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। रफ़ कॉपी आप पेन और पेपर साथ रख के बैठें, हो सके तो लिखते चलें, जिससे और भी अच्छे से आप याद कर सकते हैं। तो आपका बिना टाइम लिए हुए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग अपने एग्ज़ाम, ये जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट आपके लिए, इनको आगे बढ़ाते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बिना कहे आप कर दिया करें, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन चैप्टर 5 का आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब और कैसे हुई। इस चैप्टर का ही नाम जैसा कि है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई कहलाती है कोशिका। अगर कोशिका नहीं होती तो क्या होता, कोई भी जीव नहीं रह पाता। एक तो जिंदा नहीं रह पाता, उसकी संरचना नहीं बन पाती, तो बाकी के जितने भी जैविक कार्य हैं वो नहीं हो पाते। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका निकल के आता है वो यही है कि कोशिका की खोज कब और कैसे की गई। तो कोशिका की खोज सबसे पहले तो इसका जो सन है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, वो है 1665 में, 1665 में की गई थी। और इनकी जो खोज करने वाले हमारे जो वैज्ञानिक थे, या फिर ऐसे कहें हम उसे अपनी भाषा में, हमारे जो भाई साहब थे उनका नाम था क्या, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। अब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की, ये उन्होंने की थी अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से या माइक्रोस्कोप से। इस माइक्रोस्कोप को उन्होंने खुद बनाया था और कोशिका को उन्होंने कॉर्क की एक पतली परत ली और उस माइक्रोस्कोप से उसको देखा तो उनको क्या, कोशिका छोटे छोटे कोष्ठ के रूप में, जिस प्रकार से मधुमक्खी का छाता होता है उस प्रकार से उनको नज़र आई। और उन्होंने इन खाली डिब्बों को, छोटे छोटे खाली डिब्बे देखे और इन डिब्बों को उन्होंने क्या बोला, इन डिब्बों को उन्होंने सेल्यूला बोला। सेल्यूला का अर्थ होता है छोटा कमरा, जो या फिर खोखली जगह, और इसी को बाद में कोशिका नाम दिया गया। तो जो कोशिका है इसके लिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में या 1665 में खोजा गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। जो हमारी कोशिका होती है, यहाँ पे 2 वर्ड आपको नज़र आए। एक क्या पूछा है कि कोशिका को संरचनात्मक, पहला वर्ड क्या है संरचनात्मक, और दूसरा वर्ड क्या है क्रियात्मक। कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इन दोनों की इकाई क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर कोशिका नहीं होती तो किसी भी जीव की संरचना निर्माण नहीं हो सकती। मतलब कोशिका करती क्या है, कोशिका एक कोशिका से दूसरी जुड़ती है, दूसरी से तीसरी जुड़ती है, मतलब कोशिका जुड़ करके ऊतक का निर्माण करती हैं। अब ये जो ऊतक होते हैं, ऊतक मिल करके अंग का निर्माण कर देते हैं। तो एक ही प्रकार के जो समूह होते हैं उन्हें ऊतक कहते हैं, जो कि आपको चैप्टर 6 में पढ़ना है। अभी है कि हमारा संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई कोशिका को क्यों कहा जाता है। तो कोशिका को संरचनात्मक इकाई हम इसलिए कहते हैं कि ये समस्त जीवों के क्या करती हैं, शरीर का निर्माण करती है एक, और क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि ये सभी जीवों में जितने भी जैविक कार्य होते हैं, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो उत्सर्जन हो, चाहे वो जनन हो, इन सभी जैविक कार्यों में कौन भाग लेता है, कोशिका ही भाग लेती है।
इसलिए कोशिका को क्या कहते हैं? जीवन की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कहते हैं। आइए इसे एक बार पढ़ भी लेते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बनता है। यह शरीर की संरचना और बनावट का निर्माण करती है। इसे क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन की सभी आवश्यक कार्य जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, पोषण है, ये सब कुछ कोशिका के अंदर ही संपन्न होता है। इसलिए और कोशिका के भीतर या अंदर विभिन्न अंगक होते हैं जो कि इन कार्यों को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन जो 3 आपका है वो है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली हर एक कोशिका में पाई जाती है। अब इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कि ये क्या करती है? कुछ ही ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका को ज़रूरत है उन्हीं को कोशिका के अंदर प्रवेश देती है, और जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर भी निकाल देती है। मतलब केवल इसका काम क्या है? विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं कि कौन सा चीज़ कोशिका को चाहिए है उसी को वो अंदर जाने देती है और कुछ को बाहर आने देती है। इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह केवल चुनिंदा पदार्थों को ही कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने देती है, जबकि अन्य पदार्थों को रोक देती है। यह स्मार्ट द्वारपाल की तरह काम करती है जो यह तय करती है कि कौन से आवश्यक अणु कोशिका में प्रवेश करेंगे और अपशिष्ट को बाहर निकाल देती है। क्वेश्चन नंबर 4, जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है बताइए। तो देखो नाम में ही लिखा है, सबसे पहला आपसे पूछा गया है पादप कोशिका और दूसरा है आपका जंतु कोशिका। इनमें क्या अंतर है? पहला तो ये है कि जो पादप कोशिकाएं होंगी ये किस में पाई जाएंगी? ये तो प्लांट में पाई जाएंगी। प्लांट मतलब पेड़ पौधों में पाई जाएंगी। और जो जंतु कोशिका होगी ये कहाँ पे पाई जाएगी? ये पाई जाएगी आपकी जंतुओं में। अब इनमें क्या अंतर होता है? पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों का कलर जो होता है उनकी पत्तियों का वो होता है हरा। तो हम ये कह सकते हैं जो पादप कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाओं में हरा रंग होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जो जंतु कोशिकाएं हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इतना अच्छा अंतर है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। तो बड़े आकार के अगर कोई किसी का शरीर है या पेड़ पौधे हैं तो उनकी कोशिका का आकार भी बड़ा होगा, लेकिन जंतु कोशिका छोटी होती है। क्यों? क्योंकि जंतु भी छोटे होते हैं पेड़ों की अपेक्षाकृत तुलना में। तो आइए इनके अंतर को हम डिस्कस करते हैं और अच्छे से। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक तो ये अंतर है। और जो जंतु कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाएं की जो रिक्तिकाएं होंगी वो बड़े आकार की होंगी और जंतु कोशिका की रिक्तिकाएं हैं वो छोटे आकार की हैं। इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता पादप कोशिकाओं में, और जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो ये 4 अंतर हो गए। 1-2 मैंने बताए तो वो भी आप ऐड करेंगे तो 5 से 6 अंतर आपको आसानी से आ जाएंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। समसूत्री कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन किसे कहते हैं और इसका महत्व बताइए, ये क्वेश्चन है। समसूत्री कोशिका विभाजन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस, एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें एकमात्र कोशिका होती है जो 2 आनुवंशिक रूप से समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक कोशिका 2 कोशिका बनाती है, मतलब एक कोशिका से 2 बनती हैं। इस प्रकार का विभाजन कहलाता है समसूत्री। और इस प्रक्रिया में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, तो जितनी मात्र कोशिका में संख्या होगी उतनी ही संख्या विभाजन के बाद
जो आपकी 2 कोशिकाएं बनेंगी उनमें होंगी। इसलिए इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, इसलिए इसे समान विभाजन भी कहा जाता है। इसके क्या महत्व हैं? तो इसके महत्व अगर हम देखें तो सबसे पहला है आपका वृद्धि और मरम्मत। वृद्धि और मरम्मत, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और विभाजन से वृद्धि इसी विभाजन से होती है और यह क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी क्या होता है, मरम्मत करने में मदद करती है। जैसे त्वचा और रक्त कोशिकाओं का नियमित प्रतिस्थापन भी होता है, किससे? कोशिका विभाजन, जो कि समसूत्री होता है। फिर है केंद्रक विभाजन। कोशिका विभाजन का पहला चरण, जिसमें केंद्रक 2 भागों में क्या होता है, बट जाता है। विकास और रखरखाव के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आनुवंशिक स्थिरता बनाए रखती है। मतलब जो समसूत्री विभाजन होता है, इसमें जो कोशिका है मात्र कोशिका के बिल्कुल समान बनती है, इसलिए आनुवंशिक जो स्थिरता है वो बनी रहती है। आनुवंशिक रूप से भी एक जैसी कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन जो चैप्टर 5 से निकाले गए थे। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे जो होंगे तो चैप्टर 5 से ही। तो यहाँ पे ये 5 आप तैयार करें, तब तक इनको नोट करें, इनको याद करें अच्छे से। आपके एग्ज़ाम में, वार्षिक परीक्षा में, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप सबके लिए नमस्कार, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।